उन्होंने कहा था कि नींद आराम के लिए होती है। वे झूठ बोल रहे थे। नींद प्रोग्रामिंग के लिए होती है। यही वह वक्त होता है जब जागरूक पहरेदार चुप हो जाता है और अवचेतन आदेश लेना शुरू कर देता है। और हर रात ज्यादातर लोग वही पुराने आदेश दोहराते हैं। मैं थका हुआ हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं कल फिर कोशिश करूँगा। फिर वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनके दिमाग उन आदेशों को पूरा करते हैं। तुम इसलिए गरीब उठते हो क्योंकि पैसे तुमसे दूर गए हैं नहीं, बल्कि तुम्हारे विचार गए हैं। तुम इसलिए हार मानकर उठते हो क्योंकि वो शब्द जिनको तुम सोते वक्त दोहराते रहे सच हो गए। वो नक्शा जो तुम्हारे अवचेतन दिमाग ने नींद में बनाया था। लेकिन एक और तरीका है। नींद का एक और आयाम है जहां तुम जिंदगी से भागो नहीं, बल्कि उसे दोबारा बनाते हो। अमीर लोग, ताकतवर लोग जो पक्के होते हैं, हमेशा इसे जानते थे। वे सिर्फ आराम करने के लिए सोते नहीं, वे सोते हैं ताकि खुद को दिशा दिखा सकें। जब एडिसन अपनी आंखें बंद करता था, उसके इन्वेंशंस दिमाग में खुद ब खुद बनते रहते थे। जब कार्नेगी सोता था, उसकी योजनाएं पूरी रात फैलती रहती थी। जब फोर्ड सपने देखता था, उसके कारखाने एक एक ईंट रखे बिना ही बढ़ने लगते थे। वे ऐसा करते थे, बहकना नहीं। उन्होंने अपनी अवचेतन चेतना को निर्देश दिया कि जब शरीर सो रहा हो तब भी काम चलता रहे। हर रात तुम दुनियाओं के दरवाजे से गुजरते हो। सवाल यह है, आदेश कौन देता है? अगर तुम नींद में बेपरवाह घुमक्कड़ की तरह दाखिल हो तो उसी तरह जागोगे। लेकिन अगर तुम विश्वास, इच्छा और पक्के इरादे के साथ एक कमांडर बनकर नींद में जाओगे तो एक दूसरी जिंदगी में जागोगे, जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सपनों में खुद ही बना लेगा। जो तुम अब सुनने वाले हो वो कोई कल्पना नहीं है, ये हिदायत है, ये तरीका है कैसे अपने अवचेतन मन में धन, सफलता और शांति बोई जाए। वे अपने आप बढ़ते हैं। तुम्हें दिन में दौड़ दौड़ कर दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह तक वे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। आज रात सोने से पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे उस छुपे हुए कमरे में कदम रखना है, वो दौलत का जहां तुम्हारा दिमाग और अनंत बुद्धिमत्ता चुपचाप मिलते हैं। वहीं तुम नई कमांड्स दोगे, खुशहाली की, महारत की, जीत की। इन सोचों के साथ सो जाओ और तुम्हारी जिंदगी उन्हें मानने लगेगी। अगर बेफिक्र होकर बह गए तो पुराना संसार सुबह तक तुम्हें वापस ले जाएगा। तो आज रात ऐसा मत करना, सिर्फ सोने चले जाओ, सृजन की ओर बढ़ो। क्योंकि अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम उसी जिंदगी में वापस नहीं आओगे जिसे तुमने छोड़ा था। रात दिनों के बीच का एक ब्रेक नहीं है, ये सृजन का वो हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता। जब शरीर सोता है तब दिमाग काम करता रहता है। जागरूक प्रहरी सो जाता है, लेकिन अवचेतन मजदूर कभी अपनी आंखें नहीं बंद करता। वो तुम्हारे सोने से पहले दिया गया आखिरी आदेश मानता है। तुम हर रात अपने भाग्य को प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। सवाल ये है, क्या तुम आदेश दे रहे हो या यूं ही बहते जा रहे हो? ज्यादातर आदमी दिन की तरह रात को भी बेकार गंवा देता है। वो अपने शरीर को शिकायतों, चिंताओं और अधूरी पछतावों से भरे हुए बिस्तर तक खींच लाता है। दिन की नाकामियों को चुपचाप दोहराता है, उन्हें सोच समझकर खुद को बताता है। हार की भाषा को बार बार दोहराता है जब तक कि उसका अवचेतन इसे कानून मान न ले। फिर जब वो सोता है तो वो कानून पूरा होता है। वो गरीब उठता है क्योंकि मौके ने छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं बल्कि क्योंकि उसका अपना दिमाग गरीबी के आदेश मान चुका होता है। लेकिन जो इंसान मकसद वाला होता है वो बेहोशी में नहीं बहता, वो खुद को उसमें लगाता है। ये पता है कि दिमाग रात में खाली नहीं बैठता, ये बना रहा होता है, सुधार रहा होता है, व्यवस्थित कर रहा होता है और रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये कल की परिस्थितियों का चुपचाप निर्माता है। इसीलिए वो बिस्तर पर जाता है जैसे कोई जनरल अपने मुख्यालय में जाता है, इरादे, दिशा और कमांड के साथ। वो अपनी आंखें बंद करता है, हार मानकर नहीं बल्कि रणनीति के साथ। अवचेतन मन एक ऐसा काम करने वाला है जो कभी थकता नहीं। ये कभी नहीं सोता, कभी आराम नहीं करता, कभी बहस नहीं करता। ये ख्यालों की कच्ची सामग्री लेता है, कल्पना के जरिए उसे ढालता है और उसे बदल देता है। स्थिति, जो भी विचार भावना के साथ उसमें डाला जाता है वह भविष्य की हकीकत का खाका बन जाता है। जो भी भावना तुम सोने से पहले पालते हो, यूनि की बात करते हैं, जो भी भावना तुम सोने से पहले पालते हो वह कल की जमीन में बोया गया बीज होता है। तुम्हारा अवचेतन बिल्कुल वही उगाएगा जो तुमने बोया है, न ज्यादा न कम। इस महान नियम को समझो, सोने से पहले जो आखिरी प्रमुख विचार तुम्हारे मन में बसता है वही तुम्हारे अगले दिन के नतीजों की कंपन बन जाता है।
अगर तुम आभार के साथ सोते हो तो तरोताजा होकर जागते हो। अगर तुम मनमुटाव के साथ सोते हो तो थके हारे जागते हो। गुणवत्ता, तुम्हारी रातें तय करती हैं तुम्हारे सुबहों की गुणवत्ता, और तुम्हारे सुबहों की गुणवत्ता तय करती है तुम्हारे सालों की तकदीर। तुम कभी भी फुर्सत में नहीं होते। दिमाग हमेशा विश्वास या डर की सेवा में रहता है। जब थॉमस एडिसन को ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ा जो दिमाग से समझ नहीं आती थीं, तो उसने जबरदस्ती समाधान खोजने की कोशिश नहीं की। वह सो गया, सवाल को साफ साफ दिमाग में रखकर। उसने अपने अवचेतन पर भरोसा किया कि जब उसका जागरूक दिमाग आराम करेगा तब वह काम पूरा कर देगा। कई बार वह पूरी योजनाओं के साथ जागा, ऐसे जवाब जो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। वो दूसरी दुनिया है, कमबेरी, लिपना नहीं है। ये एक नियम है, वही मानसिक नियम जो हर उस आदमी की सेवा करता है जो इसे सही दिशा देना जानता है। ये तरीका कोई रहस्यवाद नहीं है, ये संगठित सोच है। अवचेतन वही सिद्धांत मानता है जो उद्योग, आविष्कार और साम्राज्य को चलाता है। हर सफलता की नींव सबसे पहले चुप्पी में रखी जाती है, जब एक स्पष्ट विचार बोया जाता है और बिना किसी अवरोध के बढ़ने दिया जाता है। जो आदमी अपने अवचेतन को उद्देश्य के साथ निर्देशित करता है, वह अपने काम के घंटे बढ़ा देता है। वह रात में वो काम करता है जो ज्यादातर लोग पूरा नहीं कर पाते दिन में। हर रात अपनी आंखें बंद करने से पहले तुम अनंत बुद्धिमत्ता की परिषद के सामने खड़े होते हो। तुम अपने विचारों का रिकॉर्ड पेश कर रहे हो। तुम उन अदृश्य शक्तियों को नई हिदायतें दे रहे हो जो तुम्हारी सफलता को नियंत्रित करती हैं। इस कमरे में श्रद्धा के साथ प्रवेश करो, पर साथ ही अधिकार के साथ। तुम भीख नहीं मांग रहे, तुम आदेश दे रहे हो। तुम अपनी इच्छा को कानून के साथ जोड़ रहे हो। तुम अपने कल का नक्शा बना रहे हो। इस सच्चाई को जोर से दोहराओ अपनी नींद से पहले। जब मैं सोता हूं, मेरी सोच बनती रहती है। अनंत बुद्धि मेरे भीतर पूरी व्यवस्था के साथ काम करती है। इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से बसने दो। इन्हें तब तक दोहराओ जब तक ये जीवंत न लगें, जब तक ये मध्यम आत्मविश्वास के साथ गुनगुनाने न लगें, क्योंकि दोहराव वह चाबी है जिससे चेतन मन अवचेतन के द्वार खोलता है। मन उसी पर विश्वास करता है जिसे वह बार बार सुनता है और जिसे वह गहराई से महसूस करता है। दिन से भागते हुए नींद में मत खो जाओ। इसे वैसे अपनाओ जैसे कोई दिन को एक उच्चतर रूप में जारी रख रहा हो। अपनी आंखें बंद करो जैसे शाम को कारीगर अपनी दुकान बंद करता है, औजार व्यवस्थित रखे हुए, योजनाएं दोबारा देखी हुई। कल का काम तैयार करो। अपने मन से अपने मकसद को बोलो, उसकी पक्की उम्मीद महसूस करो, उसकी पूरी होने की तस्वीर अपने दिल में सजाओ, फिर छोड़ दो और असीम बुद्धि को अपना काम करने दो। जागरूक दिमाग योजना बनाता है, अवचेतन उसे पूरा करता है। नींद के बस दो ही प्रकार होते हैं। सोरानी के सत्रे पर नींद के बस पर मिन करता है, रचनात्मक और विनाशकारी। जो बिना दिशा के सोता है उसकी उलझनें नींद में भी चलती रहती हैं। जो मास्टर होकर सोता है उसकी दिशा और मजबूत होती है। एक जागता है हालात का गुलाम बनकर, दूसरा जागता है मौके का कमांडर बनकर। बंदेश ने दिशा के लिए मार का तंदिशा दिशा के एक तक और अथित दिशा का तता अब एक परता के लिए मारसद बना जा। उनके बीच फर्क किस्मत नहीं बल्कि कानून है, मानसिक नियंत्रण का कानून। इससे बचना मुमकिन नहीं। कानून है, बचना किस्मत नहीं, लेकिन इसे इस्तेमाल करना मुमकिन है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इस रहस्य को जानने के बाद 1 साल में उतनी तरक्की कर गए जितनी पहले 20 साल की मेहनत में नहीं कर पाए थे। वे रात को चिंता करना छोड़कर खुद को निर्देश देने लगे। शिकायत की जगह हुकूमत ने ले ली, डर की जगह विश्वास ने, शक की जगह दिशा ने, और जिंदगी उनकी बात मानने लगी जैसे पहले वह उनकी बात नहीं मानती थी, क्योंकि अवचेतन मन पक्ष नहीं लेता। यह उस मालिक की सेवा करता है जिसे आप अपने विचार और भावनाओं के जरिए चुनते हैं। आप इसे ऑटो सजेशन कह सकते हैं या प्रार्थना, नाम कोई मतलब नहीं रखता। बात तो यह है कि यह सिद्धांत हमेशा के लिए सच है। जो आप सोते समय अपने दिमाग में डालते हैं वही आपका संसार बन जाता है। अगर आप दिन का अंत गुस्से में करते हैं तो वह गुस्सा और बढ़ जाता है। अगर आप दिन का अंत कृतज्ञता के साथ करते हैं तो सफलता आपकी ओर खींचती है। आपकी अवचेतना उस भावना को मना नहीं कर सकती जो सोते वक्त आपके दिल दिमाग पर छाई होती है। मैं आपसे कहता हूं, रात में बेवजह तैरना बंद करो। इसे एक सुरक्षित जगह समझो, भागने की जगह नहीं। इसे वैसे प्रवेश करो जैसे कोई राजा अपने कमरे में जाता है, अगले दिन के काम के आदेश देते हुए। अपने
दिमाग से पूरा भरोसे के साथ बात करो। उसे अपनी पक्की मंजिल पर काम करने का आदेश दो। उसे ऐसा देखो जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। फिर खुद को सौंप दो, ये जानते हुए कि अनंत बुद्धि तुम्हारे शब्दों को लेती है और उन्हें हकीकत में बदल देती है। याद रखो, दिमाग चुपचाप काम करता है लेकिन कभी खाली नहीं बैठता। जब तुम सोते हो, तुम्हारे विचार काम कर रहे होते हैं, या तो बना रहे होते हैं, या बिगाड़ रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं, या नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, या पीछे हट रहे होते हैं। तुम कभी भी फालतू नहीं हो। तुम या तो आदेश देकर कुछ बना रहे हो या नजरअंदाज करके कुछ बिगाड़ रहे हो। इसलिए सोच समझकर चुनो कि आज रात तुम कौन से आदेश दोगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी बात मानता है। यहाँ तक कि सपनों में भी उस आदमी की आवाज जो अपनी हकीकत जानता है। अवचेतन मन रचना की खामोश मशीन है। वो अदृश्य नौकर है जो कभी थकता नहीं। वो निर्माता है जो चेतन वास्तुकार के निर्देश मानता है। ये सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता। ये तय नहीं करता कि आदेश समझदारी वाला है या बेवकूफ़ी, अच्छा है या नुकसानदेह। ये आदेश लेता है और मानता है। आप कमांडर हैं, आपका विचार ही हुक्म है, आपकी जिंदगी आपकी हुकूमत का सबूत है। चाहे आप गरीबी में जिएं या समृद्धि में, उलझन में या साफगोई, तकलीफ या सुकून, ये सब उस बात का नतीजा है जो आपका अवचेतन दिमाग बनाने को कहता है। बहुत कम लोग इसे समझते हैं, इसलिए वे अपनी जिंदगी सालों तक बस उम्मीदें लगाते, चिंता करते और उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। वे नतीजों को बदलने की कोशिश करते हैं पर कारणों को वैसे ही छोड़ देते हैं। वे बेहतर किस्मत के पीछे भागते हैं मगर अपनी असफलताओं के वही पुराने ख्याल लेकर सोते हैं। वे नई शुरुआत की बातें करते हैं जबकि अपने मन के सन्नाटे में पूरा निहारों को दोहराते रहते हैं। वे भाग्य के खिलाफ रोते हैं जबकि असल में भाग्य तो उनकी अपनी सोच का ही आईना है। बार बार सुझाव देना। अवचेतन मन एक ही समय में दास और राजा दोनों है। यह दास इसलिए है क्योंकि यह बिना सवाल किए जो भी विश्वास आप उसे देते हैं उसे पूरा करता है, और यह राजा है क्योंकि एक बार जब यह किसी विश्वास को स्वीकार कर लेता है तो वह आपके कर्मों, आदतों और फैसलों पर हावी हो जाता है जब तक कि आपकी हकीकत उस विश्वास के अनुरूप न हो जाए। यही दोहरी शक्ति इसे मनुष्य को मिली सबसे बड़ी ताकत बनाती है। आप इसे अपनी अनजानेपन से गुलाम बना सकते हैं या अपनी समझदारी से महान बना सकते हैं, लेकिन आप इसके शासन से बच नहीं सकते। बार बार दोहराना, विश्वास और भावना ही वे दरवाजे हैं जिनसे विचार अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, चेतन से अवचेतन तक। दिमाग एक किला है और ये 3 चाबियां हैं। एक सोच जो भावना के साथ बार बार दोहराई जाए, वह हजारों बेकार ख्वाहिशों से कहीं गहरी छेद कर सकती है। एक विश्वास पूर्वक कही गई पुष्टि सालों की शंका से भी ज्यादा टिकती है। अवचेतन तर्क से नहीं बल्कि विश्वास से चलता है। यह वही स्वीकार करता है जो चेतन मन सच मानता है, और विश्वास केवल भावनाओं से रंगी हुई दोहराई गई सोच है। मिट्टी को सोचो, वह बीज पर सवाल नहीं उठाती। वह यह नहीं पूछती कि उसे गुलाब उगाने हैं या कांटे। वह चेतन मेरा सोच की असोच है, परिवार हो रहा है, यह कांटे सोच है, वह जारक की असोच है। बस जो कुछ भी दिया जाता है उसे गुणा करता है। अवचेतन भी ऐसा ही है। डर बो और डर बढ़ेगा, हिम्मत बो और हिम्मत फल देगी। चिंता के जरिए गरीबी बो और सीमितता का फल मिलेगा। निश्चित उद्देश्य के साथ समृद्धि बो और समय आने पर दौलत सामने आएगी। मिट्टी की कोई पसंद नापसंद नहीं होती, माली तय करता है। वैसे ही तुम्हारी चेतना तुम्हारे जीवन का भविष्य बोती है। हेनरी फोर्ड ने इस नियम को साबित किया। जब हर इंजीनियर ने 8 सिलेंडर मोटर असंभव कहा, फोर्ड ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। मैंने उनसे कहा, फिर भी इसे बना दो। उन्होंने कहा कि यांत्रिकी के नियम इसे मना करते हैं। उन्होंने कहा कि आस्था के नियम इसे मांगते हैं। महीनों तक वे असफल रहे, फिर भी फोर्ड का दिमाग कभी डगमगाया नहीं। उसका अवचेतन पहले ही उस दृष्टि को सच मान चुका था। वह सोता और जागता उस तस्वीर को अपने सामने जीवित देखता था। आखिरकार उसके इंजीनियरों ने वही बनाया जो उसकी आस्था ने आदेश दिया था। असंभव को बनाया गया क्योंकि फोर्ड का अवचेतन कोई दूसरा विकल्प स्वीकार नहीं करता था। अब खतरे को समझो। रात भर की चिंता, आत्मदया या नाराजगी बस यह शक्तिशाली आदेशों की तरह हैं, लेकिन उल्टी दिशा में। अवचेतन सकारात्मक और नकारात्मक में फर्क नहीं कर पाता। यह बस आदेश मानता है। जब आप सोते वक्त सोचते हैं
कि मैं बदकिस्मत हूं, तो आप अपने अवचेतन को ये आदेश दे रहे होते हैं कि वो बदकिस्मती के सबूत ढूंढे। जब आप कहते हैं कि मैं हमेशा असफल होता हूं, तो आप अपने अज्ञात सेवक से कह रहे होते हैं कि वह असफलता दिखाए। कानून सजा नहीं देता, वह काम करता है। वह दोहराव की आवाज का विरोध नहीं कर सकता। इसके बजाय ये पुष्टि करो, मेरा दिमाग केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जो मेरे स्पष्ट लक्ष्य की सेवा करते हैं। मैं कोई आदेश नहीं देता। डर को छोड़ दो। ये बात तुम्हारी रात की सुरक्षा बन जाए। तुम अपने ख्यालों पर उतनी ही तवज्जो दोगे जितनी एक राजा अपने खजाने पर देता है। तुम अब अपनी कल्पना की दौलत को शक के हाथों चुराने नहीं दोगे। तुम सोचने लगोगे वैसे जैसे समझदार लोग सोचते हैं, जानबूझकर। हर कोई अपने आप को सुझाव देता है, लेकिन सिर्फ समझदार लोग इसे जानबूझकर करते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को ऐसा निर्देश देना जो सीधे तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचे और उसे यकीन हो जाए। तुम ये हर वक्त कर रहे हो, हर पल जब तुम आह भरते हो और कहो मैं नहीं कर सकता। ये ऑटो सजेशन है। जब तुम कहते हो ये मेरे लिए काम करेगा, वो भी ऑटो सजेशन है। यह नियम निष्पक्ष है। जो भी तुम इसमें डालोगे वही बढ़ा चढ़ा कर देगा। लेकिन सोने से पहले यह नियम 10 गुना ज्यादा असर करता है। जागरूक मन जो तर्क का दरवाजा संभालता है वो सुस्त हो जाता है, उसका विरोध कम हो जाता है। अवचेतन मन खुला और असुरक्षित होता है। इस पवित्र समय में एक भावनाओं से भरा हुआ एक विचार दिन में कही गई सैकड़ों बातों से ज्यादा असरदार होता है। इसलिए तुम्हारे सोने से पहले के आखिरी विचार होते हैं पवित्र। ये आपके आने वाले कल की रचना करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने इस नियम को अपनी रात की आदत बना लिया था। हर शाम वह अपने निश्चित लक्ष्यों को दोहराते, उनकी प्रगति के लिए धन्यवाद करते और अपने मन में कृतज्ञता और उद्देश्य की भावना भरते थे। उन्होंने इसे अपनी अनंत बुद्धि के साथ मौन साझेदारी कहा। जब उनका शरीर सो रहा होता था, तब उनकी अवचेतन मन विचारों, लोगों और अवसरों को इस तरह व्यवस्थित करता था कि वे बाद में जैसे किसी चमत्कार से सामने आते थे, लेकिन कोई चमत्कार नहीं था, सब कुछ व्यवस्था थी। कार्नेगी की यह आदत उनके मन को एक चुंबक बना देती थी। धन, क्योंकि यह आज्ञाकारिता के नियम के साथ मेल खाता था। आप भी वही तरीका अपना सकते हैं। अपने मुख्य लक्ष्य को एक कार्ड पर लिखें। सोते समय इसे धीरे धीरे, अगर संभव हो तो जोर से और भावनाओं के साथ पढ़ें। अपनी कल्पना में इसे पहले से पूरा हुआ देखें। ऐसे शब्द बोलें जैसे आप किसी दोस्त का पहले ही शुक्रिया अदा कर रहे हों जो आपको यह सब दे चुका हो। फिर उम्मीद रखने वाले की तरह नहीं, इसके लिए पाचकी रही। अगर संभव ही किसी भावनी पर बात जो है सरही रही, बल्कि आदेश देने वाले की तरह सोएं। आपका अवचेतन तुरंत ही परिस्थितियों को ढालना शुरू कर देगा, लोगों को आकर्षित करेगा और आपके लक्ष्य की ओर कदम दिखाएगा। यह तरीका आपको कई सालों की मेहनत बचा सकता है। घूमते रहते हैं। ज्यादातर लोग सालों तक मौका ढूंढते रहते हैं, जबकि उनका अपना दिमाग सुस्त पड़ा होता है। लेकिन जब आप हर रात अपने अवचेतन मन पर एक ठोस इच्छा को जोर देते हैं, तो आपकी छुपी हुई क्षमताएं जागने लगती हैं। सहज ज्ञान तेज हो जाता है, संयोग बढ़ जाते हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं। सही शब्द, विचार और मुलाकातें ऐसे सामने आती हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें प्लान कर रहा हो। आपने दुनिया को बदला नहीं है, आपने अपनी ऊर्जा को बदला है और दुनिया उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देती है। इसे जादू मत समझो, ये सोच का सबसे उच्चतम रूप है। आपने दुनिया को बदला नहीं है, ये साथ में चलते हैं और इसका विचार के साथ मिलने वाले में उन्हें प्रतिक्रिया है। उसके बीच की विचार के साथ है, आपको मुस्ताद करते हैं और उस समय ने प्लान करते हैं। अवचेतन मन उस अनंत बुद्धि से जुड़ा होता है जो हर जीवन के चारों ओर है। हर दिमाग एक स्टेशन की तरह होता है जो विचार भेजता और प्राप्त करता है। जब आपका संदेश साफ और भावनात्मक होता है तो आप जोरदार तरीके से प्रसारण करते हैं। ब्रह्मांड भी उसी तरह जवाब देता है। जिस चीज को आप विश्वास के साथ पकड़ते हैं वह आपको कई गुना होकर वापस आती है। लेकिन ज्यादातर लोग मिले जुले संकेत भेजते हैं। वे सफलता के लिए दुआ करते हैं लेकिन शक में सोते हैं। दिन में पुष्टि करते हैं और रात को डर से उसे उलट देते हैं। वे रोशनी मांगते हैं लेकिन अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं। अवचेतन मन दो मालिकों की बात नहीं मान सकता। तुम्हें एक ही प्रमुख विचार चुनना है और उसे पूरी निष्ठा से मानना है, जब तक कि वो सच की तरह खुद को साबित न कर दे। एक बार जब वो स्वीकार हो जाता है तो वो अपने आप ही कर्म
आदत और परिस्थितियों के जरिए खुद को दिखाने लगता है। तुम्हें अपने अवचेतन मन से भीख मांगनी नहीं है, तुम्हें उसे आदेश देना है। तुम भीख नहीं मांगोगे, तुम्हें घोषणा करनी है। तुम्हारा विश्वास ऐसा बोलना चाहिए जैसे एक शासक अपनी सभा को संबोधित कर रहा हो। तुम्हें अपनी कही बात पर खुद यकीन करना सीखना होगा। जब भी तुम कोई सच्चाई बोलते हो और उस वक्त जो भी भावना महसूस होती है, वो उस सच्चाई को तुम्हारे अंदर की दुनिया पर गहरा छाप छोड़ती है। अवचेतन मन उसी के अनुरूप काम करता है। महसूस करो, बहस मत करो। कांपती आवाज कभी ताकत नहीं दिखा पाती। ऐसे बोलो जैसे अनंत बुद्धिमत्ता खुद सुन रही हो और सच में सुनती भी है। याद रखो, नींद रचना का पवित्र वक्त है। ये तुम्हारी जागरूक इच्छा और उस अनंत के बीच की रात की बैठक है जो उसे पूरा करता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो खुद को कानून के हवाले कर देते हो। उस कानून से पक्का बोलो, उसे एक ही साफ योजना दो, हजारों स्केच नहीं। फिर अपनी सोच को बीच में मत डालो। निर्माता जानता है क्या करना है। अगर तुम्हें इस कानून पर शक है, इसे आजमाओ। एक छोटा सा मकसद चुनो, कुछ आसान लेकिन चाहने लायक। सोने से पहले अपने दिमाग में इसे विश्वास और आभार के साथ बिठा लो। फिर सुबह तक इसे भूल जाओ। यह सिलसिला 7 रातों तक दोहराओ। जल्दी ही तुम्हें इसके आसपास संकेत, आइडियाज और हालात बनते दिखेंगे। यही काफी सबूत है। जब छोटे छोटे नतीजे दिखें तो अपनी मांग बढ़ाओ। विश्वास अनुभव से बढ़ता है। फोर्ड, कार्नेगी, एडिसन तीनों इस सच को जानते थे। कोई भी प्रेरणा का इंतजार नहीं करता था, वे इसे निर्देशित करते थे। उनकी रात की सोचें अनुशासित होती थीं, उनकी कल्पनाएं जानबूझकर। वे नींद में ऐसे नहीं गए जैसे कोई भीख मांग रहा हो, बल्कि जैसे अपने दिमाग के कमांडर हों। और क्योंकि उन्होंने अपनी अवचेतना पर काबू पाया, वे अपनी दुनिया पर भी हावी रहे। जो नियम उनके लिए काम करते थे, अब वही तुम्हारे लिए काम करने को तैयार है। तो आज रात आराम करने से पहले ये याद रखना, तुम्हारी अवचेतना सो नहीं रही है, वह आदेशों का इंतजार कर रही है। उसे शिकायतों के कचरे मत दो, उसे डर से जहर मत दो, उसे साफ, स्पष्ट और भावनात्मक निर्देश दो। उसे बताओ क्या बनाना है, उसे बताओ किससे संपर्क करना है, कौन से मौके खोलने हैं, क्या आदतें मजबूत करो। फिर भरोसे के साथ उसे छोड़ दो। एक बार फिर कहो, मेरा मन केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जो मेरे स्पष्ट उद्देश्य की सेवा करते हैं। मैं डर के कोई आदेश नहीं देता। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम्हारा दिल इसे मान न ले। तुम महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे अंदर एक शांत ताकत बन रही है। ये भरोसा कि सृजन की अदृश्य शक्तियों ने तुम्हारे योजना को स्वीकार कर लिया है। अब तुम सोओगे एक भटकने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक डिजाइनर की तरह। क्योंकि जैसे ही तुम आज रात सोओगे, तुम्हारी इच्छा पहले ही सच हो चुकी है। ये जान लो, तुम्हारा अवचेतन मन निर्माण शुरू कर देता है। आपके भविष्य की अदृश्य संरचना है। यह हर जरूरी संसाधन इकट्ठा करती है, हर उपयुक्त व्यक्ति को बुलाती है, हर परिस्थिति को व्यवस्थित करती है और सब कुछ पूरी तरह से सही क्रम में प्रस्तुत करती है। यह कभी थकती नहीं, सोचती नहीं, भूलती नहीं। यह केवल आदेश मानती है। और जब आप जागेंगे तो दुनिया थोड़ी सी आपकी तरफ झुकी होगी। यह चमत्कार से नहीं, बल्कि नियम से होता है। आप उस जिंदगी के एक कदम करीब होंगे जिसकी आपने कमान संभाली है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, सोने से पहले अपने शब्दों में मकसद रखें। अपने मन को वैसे निर्देश दें जैसे मालिक अपने नौकरों को देता है। अवचेतन मन नाप तौल से परे वफादार होता है। यह अपने निर्माता को कभी धोखा नहीं देता। यह बस तुम्हारे उस काबिल कुछ देने का इंतजार करता है जिसे वह बना सके। जब तुम आज रात अपनी आंखें बंद करो तो इस सच्चाई का विश्वास महसूस करो, तुम्हारा कल इसी पल बन रहा है और तुम्हारे अपने विचारों की ताकत से तुम एक नई जिंदगी में जाग सकते हो। हर दौलत की शुरुआत एक ही जगह से होती है, न बाजार में, न कारखाने में, न बैंक में, बल्कि चाहत के उस गुप्त कमरे में। चाहत ही सारी दौलत की शुरुआत है। यह है हर कामयाबी का बीज, हर आविष्कार की चिंगारी, वो छुपी हुई आग जो सिर्फ ख्वाहिश को हसरत में बदल देती है। ज्यादातर लोगों की गरीबी उनके जेब में नहीं, बल्कि उनके मकसद में होती है। वो आधे अधूरे और कमजोर ख्वाब देखते हैं, फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी उन्हें कुछ ठोस क्यों नहीं देती। दुनिया किसी अधूरी हिदायत को नहीं मान सकती। अनंत बुद्धि उलझन नहीं सुलझा सकती। तुम्हें बिल्कुल साफ, सटीक और इतनी गहरी चाह रखनी होगी कि तुम्हारा अवचेतन मन उसे कानून समझे। सिर्फ ख्वाहिश करना खत्म हो जाती है, पर असली चाहत तब तक रहती है जब तक पूरी न हो जाए।
एक इच्छा तो बस एक गुजरती हवा की तरह होती है, लेकिन जलती हुई चाहत एक तूफान होती है। इच्छा मन में बस बहती रहती है, जबकि जलती हुई चाहत उसे अपनी पकड़ में ले लेती है। इच्छा कह सकती है यह अच्छा होगा, लेकिन चाहत चिल्लाती है यह होना ही चाहिए। सभी महान इंसान इस जलती हुई आग से प्रेरित होते हैं। कमजोर आदमी हालात की बात करता है, जबकि मजबूत आदमी अपनी मजबूत चाहत की आग से उन्हें ढालता है। आप कह सकते हैं कि आप दौलत, सफलता या खुशी चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें साफ साफ परिभाषित नहीं करते, वे हमेशा भूत प्रेत की तरह रहेंगे। अवचेतन मन उस चीज को नहीं बना सकता जिसे वह तस्वीर में नहीं देख सकता। उसे कोई रूप दो, रंग दो, बनावट दो, कोई आवाज दो। अपने लक्ष्य को इतनी विस्तार से बताओ कि तुम कल्पना में उसके अंदर चल सको। जितनी साफ तस्वीर होगी, परिणाम उतनी ही जल्दी मिलेगा। अवचेतन मन एक चुपचाप काम करने वाला निर्माता है। यह ठीक ठीक योजनाओं से बनाता है, धुंधली अटकलों से नहीं। एंड्रयू कार्नेगी के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था सिवाय चाहत के। उसने इस्पात देखा, जबकि दूसरे केवल लोहे को देखते थे। उसने पुल, मीनारें, रेलवे और उद्योग देखे, जबकि दूसरे केवल काला धूल और पिघला हुआ धातु देखते थे। उसने ऐलान किया कि वह इस्पात पर काबू पाएगा, एक साम्राज्य गढ़ेगा और मेहनत के जरिए लोगों को ऊपर उठाएगा। और उसका अवचेतन इसे एक आदेश की तरह स्वीकार कर गया। उसके बाद हर मौका उसकी तरफ खिंचा चला आया, क्योंकि उसकी इच्छा चुंबकीय बन गई थी। जैसे ही उसने इसे पक्का कर लिया, आकर्षण का नियम काम करने लगा और ब्रह्मांड उसकी बात मानने लगा। इच्छा को सिर्फ कहना नहीं, महसूस करना होता है। अवचेतन भावना पर प्रतिक्रिया करता है, तर्क पर नहीं। एक ठंडी सोच उसे हिला नहीं सकती, लेकिन एक जलती हुई भावना उसे मजबूर कर देती है। तुम्हें अपने सपने की हकीकत को महसूस करना होगा, जैसे कि मानो कि यह पहले ही हासिल हो चुका है। तुम्हें इसे इतनी आस्था से भर देना चाहिए कि यह एक जीवित हकीकत बन जाए। आधा अधूरा चाहना बेपरवाह होकर खत्म हो जाता है। जो चाहत जलती है वही आस्था बनती है, और आस्था योजना में बदल जाती है। हर सफल इंसान ने इस क्रम को जाना है: चाहत, आस्था, योजना, कार्रवाई, जीत। जो लोग बस सपने देखते रहते हैं, वे बस ख्वाहिशों पर सोते हैं। असली माहिर अपने मकसद पर सोता है। जो बस भटकता रहता है, कहता है उम्मीद है, और उसकी अनजानी सोच कमजोरी सुनती है। असली मास्टर कहता है मैं करूंगा, और उसकी अनजानी सोच आदेश सुनती है। एक जाग जाता है। हार की बार बार दोहराई गई स्थिति से एक तरफ निराशा जागती है, तो दूसरी तरफ नई दिशा की तलाश। इनमें कोई गलती या संयोग नहीं है, यह स्पष्ट इच्छा के नियम के तहत होता है। आपका अवचेतन मन दो मालिकों की बात नहीं मान सकता। आपको एक मुख्य लक्ष्य तय करना होगा और उस पर पूरी तरह ध्यान देना होगा। बिखरा हुआ मन कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि वह विरोधाभासी आदेश भेजता है। अवचेतन मन विरोधाभास से लकवाग्रस्त हो जाता है। अपने उद्देश्य का चुनाव वैसे ही करें जैसे एक जनरल अपने अभियान का फैसला करता है, निडरता से, निश्चितता के साथ और पूरी आस्था के साथ। एक बार जब आप चयन कर लें तो कभी उस पर सवाल मत उठाइए। फिर से आप अपना तरीका बदल सकते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं। शक रचना के लिए जहर है। सोने से पहले अपनी निश्चित इच्छा को एक पूरा हुआ सच मानकर कल्पना करें। इसे दूर की कोई बात मत समझो, इसे अभी के तौर पर महसूस करो। अपनी कल्पना में उसकी पूर्ति के रास्ते पर चलो। इसकी प्रतीकों को छुओ, इसकी खुशबू महसूस करो, इसकी आवाजें सुनो। खुद को उस जीवन बना सगर में ताकि आप करता है, जीते हुए देखो जो वह दर्शाता है। अवचेतन मन असली और कल्पित भावना में कोई फर्क नहीं करता। यह सब भावना से बनता है, सबूत से नहीं। तुम्हें इसे इतना गहराई से प्रभावित करना होगा कि यह इसे भूल ही ना पाए। हर रात इस सच को दोहराओ, मेरी चाहत पक्की, जलती हुई और पूरी मानी जाने वाली है। यह अनंत बुद्धिमत्ता का पैटर्न है जो मेरे दिमाग के जरिए चलता है। इसे धीरे धीरे कहो, इसे एक नियम की तरह महसूस करो। तुम अनंत को एक ढांचा दे रहे हो जिससे तुम्हारी दौलत बहेगी, क्योंकि समृद्धि कोई तोहफा नहीं है, यह एक ऊर्जा की तरह है जिसे सोच के द्वारा दिशा दी जाती है। तुम इसे अपने विश्वास से गढ़ते हो। हेनरी फोर्ड को एक बार इसलिए मजाक उड़ाया गया क्योंकि उन्होंने ऐसा हॉर्सलेस कार बनाया जिसकी हर कोई किफायत कर सके। दुनिया हंसी, इंजीनियरों ने विरोध किया, फाइनेंसरों ने मना कर दिया, लेकिन फोर्ड की चाहत पक्की थी। उन्होंने कहा मैं आम लोगों के लिए एक मोटर बनाऊंगा। वो इसे रोज दोहराते रहे जब तक ये उनकी दूसरी धड़कन न बन गई।
उनकी अवचेतना ने उस विश्वास को पकड़ लिया और हर सफलता की छोटी बड़ी बात उसी के इर्द गिर्द सजाई। जब दुनिया उन्हें हंसती, उनका विश्वास कहता, वे वो नहीं देख पा रहे जो मैं देखता हूं, और जो वे सोचते थे वो जल्द ही स्टील में नजर आने लगा। राज है लगन। हर बड़ी कामयाबी एक पक्की चाह होती है जिसे बार बार दोहराकर और भी गहरा किया जाता है। हर रात सोने से पहले इसे अपने दिल में बसाओ। अपने मन को इस एक कमांड से नियंत्रित करो। अगर कोई और सोचें दखल दें तो उन्हें निकाल फेंको। अपनी मंशा की पवित्रता की रक्षा करो जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। इसे रोजाना विश्वास, कल्पना और कृतज्ञता से पोषित करो। अवचेतन वही बढ़ाता है जिसे पोसा जाता है, और जो अन्न देखा होता है उसे भूखा छोड़ देता है। यह मत सोचो कि तुम्हारी इच्छा बहुत बड़ी है। अनंत के लिए कोई सीमा नहीं होती। तुम्हारे लक्ष्य का आकार उसे परेशान नहीं करता, सिर्फ तुम्हारा शक करता है। अगर तुम बिना डर के उस तस्वीर को अपने मन में रख सकते हो तो वह खुद को व्यक्त करने का रास्ता खोज लेगा। एडिसन चाहता था कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इंसानियत के लिए रोशनी लाना। उसे तरीका नहीं पता था, लेकिन मंजिल पता थी। उसकी जलती हुई चाह ने विश्वास का दरवाजा खोला, और विश्वास ने आविष्कार को जन्म दिया। हर प्रयोग, हर असफलता, हर चमक उस पहली आग की पूर्ति की तरफ एक कदम था। चाह लालच नहीं होती, यह एक दिव्य प्रेरणा है जो अभिव्यक्ति चाहती है। बिना चाह के कोई प्रगति नहीं होती, कोई सृजन नहीं होता, कोई महानता नहीं होती। भगवान खुद को इंसान की उस चाह के जरिए व्यक्त करता है जो हासिल करने, बढ़ने, सेवा करने, सुंदरता बनाने और अराजकता से व्यवस्था लाने की होती है। इच्छा को दबाना मतलब अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को नकारना है। जो आदमी इच्छा की निंदा करता है वह उस शक्ति की निंदा करता है जो ग्रहों को चलाती है और सभ्यताएं बनाती है। लेकिन इच्छा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। हजारों इच्छाएं ऊर्जा को बर्बाद कर देती हैं। एक ठोस मकसद उसे एकत्रित करता है। लेजर स्टील को इसलिए काट पाता है क्योंकि उसकी रोशनी केंद्रित होती है। सूरज गर्माहट देता है, लेकिन लेंस उसे जलाने का काम करता है। सोच के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर सोच बिखरी हुई होगी तो वह हवा को गरमाएगी। अगर एकाग्र होगी तो वह पदार्थ को बदल देगी। आपकी निश्चित इच्छा वह लेंस है जिसके जरिए अनंत बुद्धिमत्ता की शक्ति काम करती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सबसे बड़ी इच्छा साफ साफ लिखें। उसे ऐसी जगह रखें जहां आप रोज देख सकें। हर सुबह और रात इसे जोर से दोहराएं। इसे अपने दिन का केंद्र बनाएं। हर फैसले को इस सवाल से मापें, क्या यह मेरे उद्देश्य की पूर्ति करता है? अगर हाँ तो काम करें, अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। यह एक आदत आपको 10, 20 या यहाँ तक कि 30 साल बर्बाद भटकने से बचाएगी। आप पाएंगे कि आपकी इच्छा जितनी साफ होगी, जिंदगी उतनी ही खुद ब खुद उसे पूरा करने लगेगी। ऐसे लोग भी सामने आएंगे जिनका मकसद आपके जैसा होगा। ऐसे हालात बनेंगे जो समझाना मुश्किल लगेंगे। ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारे अवचेतन मन का अनंत बुद्धिमत्ता के साथ मेल है जो तुम्हें सबसे आसान रास्ते से तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। तुम धन की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, वो जगह जहां सोच रूप लेती है। इच्छा ईश्वर का हाथ है जो कल्पना से गुजरता है। जब तुम सही तरीके से इच्छा करते हो तो तुम बढ़ोतरी की दिव्य योजना के साथ सहयोग कर रहे हो। अनंत महत्वाकांक्षा को दंडित नहीं करता, बल्कि उसे सही दिशा देता है। इस नियम के खिलाफ एकमात्र पाप है अस्पष्टता। पक्का इरादा रखो, उसे अपने मन में साफ देखो, महसूस करो, उसे अपना बनाओ। हर रात सोते वक्त उस तस्वीर को अपने सपनों के कमरे में लेकर जाओ। तुम्हारा अवचेतन मन चुपचाप, इंट दर इंट, मौके दर मौके उसे बनाना शुरू कर देगा। और जब तुम जागोगे तो अपने विचारों के नीचे एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। एक सही दिशा का एहसास होगा। लक्ष्य तुम्हें वैसे ही खींचेगा जैसे चुंबक सुई को खींचता है। अब तुम सफलता के पीछे भागोगे नहीं, वो तुम्हारी ओर खुद ब खुद आएगी, एक अदृश्य कानून के तहत। यही है पक्के इरादे की निशानी जो विश्वास से पूरा होता है। तो आज रात जब तुम सोने से पहले अपने दिल से ये शब्द दोहराओ, मेरा दिल चाहना पक्का है, जलता है और माना जाता है। ये वो तरीका है जिससे अनंत बुद्धि मेरे दिमाग में काम करती है। इसे ऐसे ही दोहराओ जब तुम नींद में खो जाओ। तुम उस समृद्धि की दुनिया में जा रहे हो जहां ख्याल हकीकत है और कल्पना हकीकत बनाने की कारखाना है। चाहत कोई बेकार सपना नहीं है, ये एक चलती हुई आज्ञा है। इसे आज रात विश्वास के साथ बो और ये फल में बदलेगी। एक सुबह तुम जागोगे और देखोगे कि जो अदृश्य था वो अब दिखाई देने लगा है। जो तुमने सोचा था वो अब हकीकत बन चुका है। तुम्हारा सपना,
तुम्हारी जिंदगी बन गया है। यह ताकत तुम्हें मिली है, बस इसे पक्का इरादे, विश्वास और भावना के साथ इस्तेमाल करना है। तुम्हें दुनिया से दौलत मांगनी नहीं है, तुम्हें अपने दिमाग को इसे बनाने का हुक्म देना है, क्योंकि जो दौलत तुम ढूंढ रहे हो वो पहले से ही अंदर मौजूद है, बस जलती हुई चाहत की दिशा का इंतजार कर रही है। विश्वास वो अनंत अमृत है जो हर सोच को जिंदगी, ताकत और काम देता है। यह विचार और उसकी पूर्ति के बीच का अदृश्य पुल है, ईश्वरीय कड़ी है, दिखने वाली और न दिखने वाली चीजें। बिना विश्वास के शब्द खाली होते हैं, बार बार दोहराना बस एक मशीन की तरह होता है, और इच्छा बिना ईंधन की आग की तरह होती है। विश्वास सोच को वास्तविकता देता है, यह कल्पना को कानून में बदल देता है, यह इच्छा के बीज को लेता है और अवचेतन की मिट्टी को आदेश देता है कि वह फल उगाए। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, भारत सोने वास्तविक समझनती अभिनातक की सोने बचाए। विश्वास मांगा नहीं जाता, इसे बनाना पड़ता है। यह समझ और बार बार दोहराने के नियम का पालन करने से बढ़ता है। आप एक ही रात में विश्वास को सोचकर नहीं ला सकते, आपको इसे बोलना होगा, महसूस करना होगा, उस पर काम करना होगा और इसे बार बार दोहराओ जब तक ये तुम्हारे दिमाग के लिए उतना ही स्वाभाविक न हो जाए जितना सांस लेना तुम्हारे शरीर के लिए। विश्वास एक ऐसी आदत है जो पक्का यकीन बना देती है। ये दिमाग की वो स्थिति है जो अपनी कल्पना के अनुसार चीजों के होने की उम्मीद करती है। तुम्हारा अवचेतन मन हर सुझाव को ग्रहण करता है जो तुम उसे देते हो, लेकिन सिर्फ विश्वास ही उस सुझाव को जिंदगी देता है। बिना यकीन के बोले गए शब्द खाली गूंज की तरह होते हैं जो किसी सुनसान कमरे में खो जाते हैं, लेकिन विश्वास से भरे हुए शब्द अवचेतन मन पर बिजली की तरह गिरते हैं। ये छाप को गहराई तक जला देते हैं और तुरंत क्रिया को जन्म देते हैं। विश्वास वह आग है जो विचारों में जान डालता है। इसके बिना तुम ऐसे हो जैसे एक जनरल अपनी फौज के साथ हो जो हुक्म सुनता है लेकिन कभी हिलता नहीं। थॉमस एडिसन को ही लो, उसकी खोजें सिर्फ मैकेनिकल जीनियस की वजह से नहीं थीं, बल्कि अनदेखे नियमों में अटूट विश्वास की वजह से थीं। जब बाकी लोग कहते थे कि बिजली से कभी शहर नहीं जल सकता, तब भी एडिसन ने प्राकृतिक ताकतों के नियम पर भरोसा रखा। ये नियम भले ही नजर ना आते हों, लेकिन उसका विश्वास उसे मजाक सहते हुए भी खुश रखता, असफलताओं में भी उम्मीद देता और सालों की बेकार कोशिशों में भी धैर्य बनाए रखता। उसने सफलता की तस्वीर इतनी साफ रखी थी कि उसका अवचेतन इसे सच मान गया और अनंत बुद्धि ने तरीका दिया। विश्वास वाला इंसान शक करने वाले को पागल लगता है जब तक वो कामयाब ना हो जाए। तुम्हें समझना होगा कि बिना विश्वास के दोहराव बेकार है, लेकिन बिना दोहराव के विश्वास अधूरा है। दोनों मिलकर रचनात्मक कमांड बनाते हैं। जब तुम किसी सच को रात दिन भावना के साथ दोहराते हो तो तुम अपने अवचेतन को उसे मानने की सीख देते हो। जब तुम दिल से विश्वास करते हो तो तुम्हारा दोहराव ताकत जमा करता है। विश्वास और दोहराव रचना के दो पंख हैं, दोनों के बिना उड़ान नहीं होती। अकेले सोने से पहले इस नियम को दोहराओ, विश्वास मेरे साथ चलता है और रास्ता खोलता है। मैं भरोसे के साथ बोलता हूं क्योंकि मैं मानता हूं। इसे तब तक बोलो जब तक तुम्हें अपने खून में इसका असर महसूस ना हो, क्योंकि विश्वास सिर्फ सोचने की बात नहीं है, यह एक कंपन है, इसे महसूस किया जाना चाहिए। तुम्हें अपनी छाती में इसकी पक्की यकीनियत और अपनी सांस में इसकी गर्माहट महसूस करनी होगी। विश्वास नतीजों का इंतजार नहीं करता, यह जानता है कि वे पहले से मौजूद हैं। विश्वास दिखावा नहीं कर सकता। अवचेतन मन सच्चे विश्वास और दिखावे में फर्क जानता है। बिना भावना के विश्वास का नाटक करना है स्वयं को धोखा देना, और अवचेतन मन को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन विश्वास बनाया जा सकता है। हर बार जब आप किसी इच्छा पर काम करते हैं, हर बार जब आप अपनी अंतर्दृष्टि का पालन करते हैं, हर बार जब आप विश्वास के छोटे से छोटे नतीजे को देखते हैं, आपका विश्वास मांसपेशी की तरह मजबूत होता जाता है। यह उपयोग से बढ़ता है। हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 छोटी छोटी जीतों को याद करें, उन्हें जोर से धन्यवाद दें। कृतज्ञता सबसे तेज तरीका है विश्वास बनाने का। यह आपका ध्यान कमी से लेकर उपलब्धि की ओर, संदेह से लेकर प्रमाण की ओर ले जाता है। अवचेतन मन कृतज्ञता पर फलता फूलता है, क्योंकि कृतज्ञता समृद्धि में विश्वास जताता है। जो आदमी सोने से पहले अपनी खुशियों को गिनता है, सुबह तक वे कई गुना बढ़ जाती हैं। जॉन डी रॉकफेलर के पास ऐसा विश्वास था। जब बाजार गिर गए और लोग निराश होकर खिड़कियों से कूदने लगे, तब वह शांत बने रहे। कानून
समझदारी और व्यवस्था की लंबी लय में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि जब बाकी लोग घबराए तब भी वह धैर्य बनाए रख सके। उन्होंने कहा, पैसे कमाने का तरीका है धीरे धीरे कमाना। उनकी शांति ने दौलत को उनकी ओर खींचा, जबकि डर ने दूसरों से दौलत छीन ली। विश्वास तरंग को स्थिर करता है, डर उसे परेशान करता है। लगातार कंपन मौके अपनी तरफ खींचते हैं। जो बेचैन रहता है वो मौके को दूर भगाता है। तुम्हें डर की जगह जानबूझकर भरोसा डालना होगा, क्योंकि प्रकृति खालीपन को पसंद नहीं करती। रोशनी अंधेरे से लड़ती नहीं, उसे बदल देती है। डर दूर करने के लिए अपने मन को भरोसे से भर दो, ताकि शक का कोई मौका ही ना मिले। बार बार कहो, भरोसा मेरी फितरत है, मैं अच्छे की उम्मीद करता हूं और वो आता है। ये बातें रात को बार बार दोहराने से तुम्हारे अवचेतन में नई राहें बनती हैं। एक बार भरोसा मजबूत हो जाए तो वो अपने आप काम करने लगता है। डर और शक दुश्मन नहीं है जिन्हें लड़ना है, वे कमजोरियों को भूखा रखना पड़ता है। जब भी आप उन्हें बहस या चिंता से खिलाते हैं वे और मजबूत हो जाती हैं। लेकिन जब भी आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं और उनकी जगह पक्की यकीन से भर देते हैं तो वे मुरझा जाती हैं। आप अंधकार से चिल्लाकर नहीं लड़ सकते, आपको एक दिया जलाना पड़ेगा। वो दिया है विश्वास, जो इस्तेमाल करने पर और चमकता है। विश्वास खुद जीवन की धड़कन है। यह व्यक्तिगत दिमाग को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। विश्वास वाला इंसान ऐसे चलता है जैसे उसके साथ अदृश्य साथी हों, क्योंकि वास्तव में होते हैं। अनंत बुद्धिमत्ता परिस्थितियों को उसके पक्ष में मोड़ देती है, क्योंकि यह इसके साथ तालमेल में चलता है। जब आप अपनी इच्छा पर पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड ऐसे काम करने लगता है जैसे उसे भी उस पर भरोसा हो। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह नियम के साथ मेल खाने की बात है। आप पूछ सकते हैं, जब मुझे कोई सबूत नहीं दिखाई देता तो मैं कैसे भरोसा करूं? मैं जवाब देता हूं, ऐसा व्यवहार करना शुरू करें जैसे कि सबूत मौजूद हैं। ऐसे काम करें मानो आपके पास वह सब कुछ पहले से ही है जो आप चाहते हैं। आपका अवचेतन वही छवि स्वीकार करता है जो आप प्रस्तुत करते हैं, न कि वो सबूत जो आपके पास नहीं है। हर सफल व्यक्ति ने इस अदृश्य अभ्यास को अपनाया है। कार्नेगी ने कल्पना की, वो खुद ही बुद्धिमान लोगों से घिरा था, उससे भी पहले कि वह उन्हें काम पर लगा पाता। उसने इस विश्वास में काम किया कि ऐसे दिमाग आएंगे, और वे आए भी। विश्वास सबूत से पहले आता है, यही उसका कारण है। विश्वास बढ़ता ही जाता है। जितना अधिक तुम इसके नतीजे देखोगे उतना ही ये बढ़ेगा। छोटे छोटे प्रमाणों से शुरुआत करो, छोटी छोटी बातों में मार्गदर्शन की उम्मीद रखो, और जब मिले तो जोर से धन्यवाद कहो। मन कृतज्ञता को एक पुष्टि के तौर पर याद रखता है। जब जल्दी ही तुम्हारा आत्मविश्वास बड़ी चीजों तक फैल जाएगा। विश्वास वो मुख्य आदत है जिससे बाकी सब आदतें जन्म लेती हैं। हर रात अपने कमरे को विश्वास का मंदिर बना लो। जब तुम लेटते हो अपनी सांस धीमी करो, अपने विचार शांत करो, और याद रखो कि अनंत बुद्धि कभी नहीं सोती। धीरे और सच्चे विश्वास के साथ बोलो, अनंत बुद्धि मेरे अंदर काम करती है जब मैं सोता हूँ। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास मेरा भविष्य बनाता है। दिमाग तुम्हारी आवाज के लहजे को उतना ही सुनता है जितना तुम्हारे शब्दों को। वैसे बोलो जैसे कोई कमांडर अपने वफादार सैनिकों से बात करता हो, ना कि जैसे कोई भिखारी हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हो। विश्वास चुप्पी को बोलचाल में बदल देता है और बोलचाल को वास्तविकता में। जब तुम विश्वास के साथ सोते हो, तुम्हारा अवचेतन तुरंत ही सारी डिटेल्स पर काम करना शुरू कर देता है। परिपूर्णता की अनुभूति, यह हर सोच, हर इंसान और हर परिस्थिति को इकट्ठा करता है जो उस तस्वीर को बनाने के लिए जरूरी होती है जो आपने बनाई है। इसी तरह महान आविष्कारकों, वित्तपतियों और नेताओं ने आगे बढ़ा क्योंकि उन्होंने विश्वास की हुकूमतें दी, फिर आराम किया और फिर योजना के अगले कदम के लिए जाग गए। विश्वास विचारों के लिए एक चुंबक है। विश्वास वाला दिमाग प्रेरणा की चमक को आकर्षित करता है क्योंकि वह उच्च बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है। शक करने वाला दिमाग कुछ भी नहीं पाता क्योंकि उसकी तरंगें स्थिर होती हैं। विश्वास वाला दिमाग सुनता है, शक करने वाला बीच में टोकता है। शांत रहो और विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास सोते वक्त भी सुनता रहेगा। दूसरों की अविश्वास तुम्हें कमजोर न कर पाए। विश्वास तो हर किसी का अपना होता है। दुनिया की नकारात्मक सोच एक दृढ़ विश्वास वाले इंसान के सामने कुछ नहीं है। एक विश्वास वाला व्यक्ति पूरे गरमान के साथ में एक विश्वास वाला व्यक्ति पूरे कमरे का माहौल बदल सकता है।
एक शक करने वाला पत्ता तक हिला नहीं सकता। अपने विश्वास पर डटे रहो जब तक वह सच न बन जाए। तब दुनिया तुम्हें बुद्धिमान कहेगी, तब तक वो तुम्हें अजीब कहेगी। कहने दो, विश्वास अहंकार नहीं है, यह कानून का पालन है। मानदूरी का मानदूरी, विश्वास और साथ में कहा के लिए कहाली, विश्वास और साथ में लगता है, में ले कहाली लगता है। अभी तमाम किया है, विश्वास और साथ में लगता है लेना के। अनंत बुद्धिमत्ता तुम्हारी सुनती है। ये घमंड नहीं है, ये समझदारी है। कानून ने कभी भी उस इंसान को धोखा नहीं दिया जिसने उसका पालन किया। लोग जल्दी ही अपनी आस्था छोड़कर कानून को असफल कर देते हैं। जब तक नतीजे न दिखें, अपनी आस्था बनाए रखो, और जब नतीजे आएं तो उसे और बढ़ाओ। आस्था एक जीवित चीज है, इसे रोज पोषित करो, यह तुम्हारी हमेशा सेवा करेगी। हर रात जब तुम सोने लगो, याद रखो कि सोने से पहले जो आस्था रखी जाती है वह आराम के दौरान बढ़ जाती है। तुम्हारा अवचेतन उस तस्वीर पर काम करता है जिसमें तुम विश्वास करते हो। यह सामग्री, विचार और मौके इकट्ठा करता है, जबकि शरीर आराम करता है। फिर भी ये तुम्हारे जागते दिमाग को अंतर्ज्ञान, मार्गदर्शन या संयोग के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे दूसरे भाग्य कहते हैं। वो बस छुपा हुआ विश्वास होता है जो पूरा होता है। अगर तुम 10 या 20 साल की भटकन बचाना चाहते हो तो विश्वास को अपनी रात का साथी बना लो। शक दशकों को बर्बाद करता है, विश्वास उन्हें विकास के मौसम में बदल देता है। शक अंधेरे में ठोकर खाता है, विश्वास सीधे दरवाजे तक चलता है। जो आदमी अपने मकसद पर मजबूती से यकीन करता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि वह सफल होगा या नहीं, वो बस ये पूछता है कि कब होगा। यही फर्क है जीने का, संयोग और कानून के अनुसार जीना। विश्वास उन चीजों पर भरोसा नहीं है जो दिखाई देती हैं, यह अनदेखे का ज्ञान है। यह एक शांत निश्चितता है कि जो तुम अभी कल्पना करते हो वह पहले से ही अदृश्य में मौजूद है, बस सही समय का इंतजार कर रहा है प्रकट होने के लिए। अधीर आदमी हर सुबह बीज खोदता है ये देखने के लिए कि वह उगा है या नहीं। विश्वास वाला आदमी बीज को एक बार ढक देता है और इंतजार करता है, जानते हुए कि कटाई जरूर होगी। हर रात इस भरोसे के साथ खत्म करो, और विश्वास मेरा हमेशा का साथी है। यह अंधेरे में मेरी राह रोशन करता है, यह मेरी भलाई को बढ़ाता है जब मैं आराम करता हूँ। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम सो न जाओ। अवचेतन इसे सुनेगा और प्रतिक्रिया देगा। यह तुम्हारे विश्वास को कल की कहानी में पिरो देगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हर रात विश्वास का दिया जलाए रखो। जब अंधेरा छाए उसे कोसना मत, उसे आदेश दो, क्योंकि विश्वास वह अनंत प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर चमकता है। इसे जलाए रखो और तुम्हारे योद्धा चमत्कार करेंगे। हर इंसान के अंदर एक खामोश कमरा होता है, एक ऐसी जगह जहां सोच अनंतता से मिलती है, जहां सीमित दिमाग अनंत बुद्धिमत्ता से बात करता है। कुछ ही इसे जानबूझकर अंदर जाते हैं, लेकिन सभी वहां कभी ना कभी जाते हैं। रात को हर आदमी उस सीमा को पार करता है जब नींद उसे पकड़ लेती है, क्योंकि नींद में जागरूक रक्षक पीछे हट जाता है और अवचेतन, जो इंसान और अनंत के बीच का पुल है, जागता रहता है, सतर्क और आज्ञाकारी। इसी पुल के जरिए रहस्योद्घाटन, प्रतिभा, अंतर्ज्ञान और मार्गदर्शन आते हैं। इस नियम को जानना और इसका इस्तेमाल करना मतलब एक सर्जक की तरह जीना है। इसे नजरअंदाज करना मतलब आधे जागते हुए जिंदगी में बहना है, अपनी खुद की दिव्य क्षमता की आवाज कभी न सुन पाना। जब शरीर सोता है, आत्मा जाग जाती है। यह कोई शायरी नहीं, बल्कि मन का एक नियम है। सचेत बुद्धि बस तर्क, आदत और याददाश्त तक सीमित होती है, लेकिन अवचेतन असीम है। ये अनंत बुद्धिमत्ता से सीधे प्रभाव ग्रहण करता है। सभी बड़ी खोजें इसी अदृश्य रास्ते से होकर गुजरती हैं। जब सचेत मन शांत हो जाता है, तब प्रेरणा की अनदेखी धाराएं बहने लगती हैं। इसलिए रात कोई बच निकलने की जगह नहीं, बल्कि एक जुड़ाव है। थॉमस एडिसन इसे समझते थे। वे अक्सर अपनी सोचने वाली कुर्सी पर बैठते थे, जो एक छोटी लकड़ी की सीट थी, जहां वे एक स्टील की गेंद के साथ आराम करते थे, हर हाथ में। जब वह जागने और सोने के बीच झूल रहा होता, उसके हाथ आराम से ढीले हो जाते, गेंदें जमीन पर गिर जाती और आवाज उसे जगा देती। उन पल भर के लम्हों में, आधा इस दुनिया में, आधा किसी और में, उसे ऐसे विचार चमकते जो बाद में सभ्यता बदल देते। जागरूकता और नींद के बीच का वो इलाका अनंत बुद्धिमत्ता का दरवाजा होता है। ये वो खामोश पल है जब तर्क रहस्योद्घाटन के आगे झुक जाता है। तुम भी जानबूझकर इस स्थिति में पहुंच सकते हो। इसके लिए तुम्हें आविष्कारक, कलाकार या रहस्यवादी होने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें बस चाहिए सिर्फ सुनने की इच्छा, मैदान रखने का भरोसा और सोने से पहले अपने मन को तैयार करने की अनुशासन। हर रात एक न्योता है उस अदृश्य ताकत से बात करने का जिसने सारी दुनियाएं बनाई हैं। अनंत बुद्धि शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं, प्रतीकों और एहसासों में बोलती है। इसे पाने के लिए पहले दिन भर की हलचल को चुप कर दो, शरीर को शांत करो, सांसों को धीमा करो और सोच की ढाल को हटा दो। कृतज्ञता उस दरवाजे की छठी चाबी है। सोने से पहले दिन की 3 खुशियों को जोर से नाम लो। धन्यवाद, ऐसे मानो कि जैसे अनंत बुद्धिमत्ता ने खुद ये सब व्यवस्थित किया हो, क्योंकि वाकई में ऐसा ही हुआ है। कृतज्ञता तुम्हें समृद्धि की ऊर्जा से जोड़ती है, क्योंकि यह भरोसा जताती है कि सब कुछ तुम्हारे भले के लिए मिलकर काम कर रहा है। कोई भी इंसान शिकायत करते हुए एक ही वक्त में मार्गदर्शन नहीं पा सकता। फिर अपनी मंशा जाहिर करो, साफ साफ कहो, अनंत बुद्धिमत्ता मेरे माध्यम से काम करती है जब मैं सोता हूँ। मैं सभी धन संपदा के स्रोत के साथ एक हूँ। मुझे वह सब कुछ दिखाओ जो मुझे अपनी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानना जरूरी है। ऐसा बोलो जैसे तुम किसी भरोसेमंद से पूर्ति के साथ ही पूर्ति के लिए जब बरादेती से सोता संधे जाते हो बात कर रहे हो। सलाहकार, क्योंकि यही अनंत बुद्धि है, वह सर्वोच्च मस्तिष्क जो सभी नियमों को संचालित करता है, हर परमाणु को मार्गदर्शित करता है, हर धड़कन को बनाए रखता है और जो सुनता है उसे सहज ज्ञान के माध्यम से फुसफुसाता है। अब खुद को इस तरह समर्पित करो कि जैसे कोई थकान में गिर रहा हो, नहीं बल्कि जैसे कोई अपने योजना को एक महान वास्तुकार के हाथ सौंप रहा हो। तुम्हारा काम है इच्छा को डिजाइन करना, अनंत का काम है साधन जुटाना। तुम्हें यह निर्धारित करने की जरूरत नहीं है कि कैसे या कब नियम सटीकता से चलता है। तुम्हारा विश्वास संकेत है, तुम्हारी शांति अनुमति है, सचेत मन निर्देश देता है, अवचेतन मन संचार करता है और अनंत बुद्धि जवाब देती है। अब्राहम लिंकन ने इस संवाद का अभ्यास किया। युद्ध और विभाजन के सालों में जब वो एक राष्ट्र की तकदीर के बोझ तले अकेले खड़े थे, तो वो भगवान को पत्र लिखते थे, चमत्कारों की मांग करने के लिए नहीं बल्कि अपनी समझ को साफ करने के लिए। उन्होंने कहा, मैं कई बार अपने घुटनों के बल गिर पड़ा हूं, इस गहन विश्वास से कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो थके हुए इंसान की तरह नहीं सोते थे, बल्कि ऐसे जैसे जिसने उन्हें एक ऊंची समझ के हवाले कर दिया। जब सुबह हुई तो उसका रास्ता साफ था। अनंत ने जवाब दिया था, हर स्ट्रेस वो अदृश्य दुश्मन है जो हमारे दिमाग को तोड़ता है, दिल को कमजोर करता है और सपनों को खत्म कर देता है। रिसर्च कहती है कि 80% हेल्थ प्रॉब्लम्स सीधे स्ट्रेस से जुड़ी होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, सबका रूट एक ही है, स्ट्रेस। लेकिन सवाल यह है, क्या स्ट्रेस से भागा जा सकता है? नहीं। स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। तो असली जीत क्या है? स्ट्रेस को कंट्रोल करना और उसी केओस में पॉजिटिव रहना। नेपोलियन हिल ने अपने सक्सेस प्रिंसिपल्स में बताया है कि पॉजिटिव माइंडसेट ही स्ट्रेस को हराने का असली हथियार है। चैप्टर 1, अवेयरनेस। स्ट्रेस को पहचानो। स्ट्रेस को हराने का पहला कदम है उसे पहचानना। लेकिन समस्या यही है कि ज्यादातर लोग अपने स्ट्रेस को तब तक पहचानते ही नहीं जब तक वो उनकी जिंदगी को धीरे धीरे खा नहीं जाता। स्ट्रेस एक अदृश्य दुश्मन की तरह है। वो कभी अचानक अटैक नहीं करता, बल्कि चुपचाप धीरे धीरे आपके माइंड और बॉडी में अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। और जब तक आपको एहसास होता है, तब तक ये आपके बिहेवियर, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी हेल्थ पर गहरी चोट कर चुका होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस के फिजिकल सिम्टम्स महसूस करते हैं, लेकिन ज्यादातर उन्हें सीरियस नहीं लेते। वो सोचते हैं कि सिर दर्द तो नॉर्मल है, नींद ना आना तो हर किसी के साथ होता है, बार बार इरिटेबिलिटी आना पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन सच ये है कि ये सब वार्निंग साइंस हैं, आपके बॉडी के अलार्म सिस्टम की आवाजें हैं जो आपको बता रही हैं कि स्ट्रेस कंट्रोल से बाहर हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं कि स्ट्रेस है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। और यही इग्नोरेंस स्ट्रेस को और डेंजरस बना देती है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सुबह उठकर कहा हो, आज तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है, या रात को बिस्तर पर लेटे लेटे नींद ना आई हो क्योंकि दिमाग में काम, पैसे, फैमिली या फ्यूचर की चिंता चल रही हो। कितनी बार आपने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया हो और बाद में खुद से पूछा हो, मैं इतना इरिटेट क्यों हुआ? ये सब स्ट्रेस के ही सिग्नल्स हैं। लेकिन सोसाइटी हमें सिखाती है कि स्ट्रांग बनो,
इग्नोर करो, स्ट्रेस सबको होता है। हम खुद को समझा लेते हैं कि यह नॉर्मल है, लेकिन यही नॉर्मलाइजेशन स्ट्रेस को साइलेंट किलर बना देती है। मेडिकल रिसर्च ने साफ दिखाया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस सीधे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी और यहां तक कि हार्ट अटैक जैसे कंडीशंस को ट्रिगर कर सकता है। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, यह आपकी फिजिकल हेल्थ को भी धीरे धीरे नष्ट करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन अगर आपका माइंड लगातार स्ट्रेस और नेगेटिविटी कंसीव कर रहा है तो वो सिर्फ ब्रेकडाउन अचीव करेगा, ब्रेक थ्रू नहीं। स्ट्रेस अवेयरनेस इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि जब आप जानते हो कि आपके भीतर क्या चल रहा है, तभी आप उसे बदल सकते हो। अवेयरनेस वो टॉर्च लाइट है जो अंधेरे कमरे में जलती है। इमेजिन कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हो और अचानक लाइट चली जाए, सब कुछ ब्लैक आउट, आपको रास्ता नहीं दिखता, आप फर्नीचर से टकराते हो, चोट लगती है। लेकिन जैसे ही आप टॉर्च जलाते हो, चीजें क्लियर हो जाती हैं। फर्नीचर वहीं है, ऑब्स्टिकल्स वहीं हैं, लेकिन अब आप अवेयर हो, अब आप समझते हो कि कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है। स्ट्रेस के साथ भी यही होता है। अवेयरनेस वो टॉर्च है जो आपको दिखाती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। इस अवेयरनेस को डेवलप करने का सबसे पावरफुल तरीका है स्ट्रेस जर्नल। दिन भर में कब कब आपको स्ट्रेस आया, किस वजह से आया, उस समय आपके इमोशंस क्या थे, ये सब लिखना शुरू करो। ये प्रैक्टिस सिंपल लगती है, लेकिन इसका असर चमत्कारी होता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस को लिखते हो तो आप उसे बाहर निकालते हो, आप उसे एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट बनाते हो। दिमाग के अंदर घूमता हुआ एक डर जब कागज पर शब्दों में उतरता है तो उसका शेप और साइज साफ हो जाता है। बहुत बार आपको लगेगा कि जिस चीज को आप बहुत बड़ा स्ट्रेस समझ रहे थे, एक्चुअली वो उतनी बड़ी नहीं है। जर्नल आपको मिरर दिखाता है और यही मिरर आपको कंट्रोल देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप बार बार सिर दर्द से परेशान हो रहे हैं तो जर्नल में लिखिए, हेडेक कब आया, किस सिचुएशन में आया, उस वक्त मैं क्या सोच रहा था। आपको पैटर्न नजर आने लगेगा। शायद हर बार हेडेक तब आया जब आप वर्क डेडलाइंस से परेशान थे, या शायद हर बार तब जब आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से बात करते हैं। यह पैटर्न अवेयरनेस पैदा करेगा। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो उसी पैटर्न में फंसे रहो या उसे बदलो। स्ट्रेस अवेयरनेस सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स तक सीमित नहीं है, इमोशनल अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो रहे हो तो खुद से पूछो, क्या वास्तव में ये बात इरिटेशन के लायक थी, या ये सिर्फ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस का रिजल्ट था? जब आप खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछना शुरू करते हो तो आपके अंदर क्लैरिटी आती है, और यही क्लैरिटी स्ट्रेस को वीकन करती है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी कहती है कि सफलता का पहला प्रिंसिपल है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप खुद को नहीं जानते, अपने इमोशंस को नहीं पहचानते, तो आप बाहर की दुनिया को कैसे कंट्रोल करोगे? स्ट्रेस को हराने का पहला कदम यही है, खुद को जानना, खुद के सिग्नल्स को सुनना। अब सवाल उठता है, अवेयरनेस के बाद क्या? अवेयरनेस सिर्फ पहला स्टेप है, सॉल्यूशन नहीं। लेकिन यह सबसे क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि बिना अवेयरनेस कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। इमेजिन करो कि आप डॉक्टर के पास गए और कहा, डॉक्टर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं बता पाओगे तो डायग्नोसिस कैसे होगा? डॉक्टर तभी सही ट्रीटमेंट देगा जब उसे पता होगा कि असली प्रॉब्लम क्या है। स्ट्रेस जर्नल भी वही करता है। ये आपको खुद का डॉक्टर बनाता है। ये आपको बताता है कि स्ट्रेस किस जगह से जनरेट हो रहा है, और जब आपको कॉज पता चल जाता है तभी आप सही ट्रीटमेंट कर पाते हो। साइंस भी यही कहती है। न्यूरोसाइंस रिसर्च के मुताबिक जब आप अपने इमोशंस को लेबल करते हो, जैसे मैं एंग्शियस हूं, मैं स्ट्रेस्ड हूं, तो एमिगडाला, ब्रेन का फियर सेंटर, शांत होने लगता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का रैशनल डिसीजन मेकिंग सेंटर, एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अवेयरनेस यानी स्ट्रेस को नाम देना इटसेल्फ स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है। तो अगली बार जब आप स्ट्रेस महसूस करो, उसे इग्नोर मत करो, उसके सिग्नल्स को सुनो। अपने बॉडी और माइंड के सिम्टम्स को सीरियसली लो। स्ट्रेस को पहचानना ही स्ट्रेस को हराने की शुरुआत है। जर्नल में लिखो, पैटर्न्स ढूंढो, अपने ट्रिगर्स को समझो, और याद रखो, अवेयरनेस ही पहला इलाज है। जब आप अपने स्ट्रेस को देख सकते हो तभी आप उसे बदल सकते हो। चैप्टर 2, ऑटो सजेशन। माइंड को रीप्रोग्राम करो। स्ट्रेस की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो आपके माइंड को
धीरे धीरे नेगेटिव एफर्मेशन से भर देता है। जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हो तो आपका दिमाग बार बार विस्पर करता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब बर्बाद हो रहा है, मैं कमजोर हूं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। यही इनर डायलॉग धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में एक बहुत गहरी बात लिखी है, वट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी आपका माइंड अगर बार बार किसी थॉट को कंसीव करता है और आप उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हो तो वो इवेंचुअली आपकी जिंदगी में सच हो जाता है। यही ऑटो सजेस्शन का प्रिंसिपल है। ऑटो सजेस्शन का सिंपल मतलब है अपने माइंड को बार बार वही फीड करना जो आप चाहते हो कि आपकी रियलिटी बने। और ये बात सिर्फ सक्सेस या पैसे तक सीमित नहीं है, स्ट्रेस को हराने में भी ऑटो सजेस्शन सबसे पावरफुल वेपन है। सोचिए, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली नेगेटिव सेंटेंसेस रिपीट करता है। ये ऐसे चलता है जैसे कोई पुराना ब्रोकन रिकॉर्ड। तू फेल हो जाएगा, सब तुझे जज करेंगे, लाइफ कंट्रोल से बाहर है, तुझसे कुछ नहीं होगा। अब अगर ये रिकॉर्ड रोज बार बार आपके दिमाग में बजे तो ऑब्वियस है कि आपका बिहेवियर, आपकी एनर्जी और आपकी डिसीजंस उसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग से कंट्रोल होंगी और यही स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करती है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप इस रिकॉर्ड को बदल सकते हो। आप अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर सकते हो। कैसे? ऑटो सजेस्शन से। ऑटो सजेस्शन का सबसे फेमस एग्जाम्पल है मोहम्मद अली। जब दुनिया उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल बॉक्सर समझती थी तब उन्होंने खुद को बार बार कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट। उस वक्त उनके पास वर्ल्ड टाइटल्स नहीं थे, उनके पास प्रूफ्स नहीं थे, लेकिन उनके पास वर्ड्स थे और उन वर्ड्स ने उनके सबकॉन्शियस माइंड को स्लोली प्रोग्राम किया। दिमाग ने उस सेंटेंस को रियलिटी मान लिया। रिजल्ट? मोहम्मद अली ने सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं बल्कि दुनिया की सोच में भी प्रूव किया कि वो सच में द ग्रेटेस्ट हैं। यही पावर है सेल्फ टॉक की। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में ये कैसे काम करेगा। इमेजिन करो, आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपका दिमाग बार बार कह रहा है, तू फेल हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सब खराब हो जाएगा। इस मोमेंट में अगर आप कॉन्शियसली ऑटो सजेस्शन यूज करो और लाउड बोलो, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, तो शुरुआत में शायद ये झूठ लगेगा, दिमाग रेजिस्ट करेगा। लेकिन न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि जब आप बार बार पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करते हो तो ब्रेन की न्यूरल पाथवेज स्लोली रीवायर होती हैं। नेगेटिव रिकॉर्ड की जगह एक नया रिकॉर्ड बजना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस ये मानने लगता है कि हां, मैं कंट्रोल में हूं। और जब सबकॉन्शियस बिलीव कर लेता है तब आपका बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेस्शन को सक्सेस का दूसरा सबसे पावरफुल प्रिंसिपल बताया है। उनका कहना था कि आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। स्ट्रेस तब खतरनाक बनता है जब सबकॉन्शियस में नेगेटिव सॉफ्टवेयर चल रहा हो। ऑटो सजेस्शन वो अपडेट है जो इस नेगेटिव सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल लीजिए, एक व्यक्ति जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है। उसका दिमाग कंटिन्यूअसली सोच रहा है, अगर मैं नर्वस हो गया तो, अगर उन्होंने टफ सवाल पूछ लिया तो, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो। अब ये थॉट्स उसका कॉन्फिडेंस गिरा देंगे और बिहेवियर डल कर देंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति इंटरव्यू से पहले खुद से बार बार कहे, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मेरे पास नॉलेज है, मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, तो उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, उसका टोन कॉन्फिडेंट होगा और चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। यही है ऑटो सजेस्शन की ताकत। अब सवाल उठता है, प्रैक्टिकली इसको यूज कैसे करें? मॉर्निंग रिचुअल। सुबह उठकर मिरर में देखो और लाउड एफर्मेशंस बोलो, जैसे मैं कंट्रोल में हूं, मैं स्ट्रांग हूं, स्ट्रेस मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मॉर्निंग टाइम सबसे पावरफुल होता है क्योंकि उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड फ्रेश और रिसेप्टिव होता है। नाइट रिचुअल। सोने से पहले वही एफर्मेशंस दोहराओ। जब आप सोते हो तो सबकॉन्शियस लास्ट थॉट्स को डीपली अब्सॉर्ब करता है। इसका मतलब अगर आपने रात को खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दी तो आपका सबकॉन्शियस पूरी रात उसी प्रोग्रामिंग पर काम करेगा। स्ट्रेसफुल ट्रिगर मोमेंट्स। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, एग्जाम, ऑफिस प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस या फैमिली इश्यू, उसी मोमेंट खुद से लाउड बोलो, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, मैं शांत हूं, मैं कंट्रोल में हूं। ये इमीडिएट शिफ्ट क्रिएट करता है। साइंस इसको सपोर्ट करती है।
साइकोलॉजी टुडे की रिपोर्ट कहती है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने वाले लोगों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल का लेवल सिग्निफिकेंटली कम पाया गया। ब्रेन स्कैन्स ने भी दिखाया कि एफर्मेशंस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग एरिया को एक्टिवेट करते हैं और एमिगडाला फियर सेंटर की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। यानी सिर्फ वर्ड्स बोलने से आपका ब्रेन लिटरली बदलता है। तो अगली बार जब स्ट्रेस आपको पकड़ने लगे, याद रखो, आप पावरलेस नहीं हो, आपके पास एक हथियार है, ऑटो सजेस्शन। बार बार रोज अपने माइंड को वो फीड दो जो आप बनना चाहते हो। हां, शुरुआत में ये अजीब लगेगा, आपका दिमाग बोलेगा ये तो झूठ है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही की है। मोहम्मद अली ने भी एक दो बार नहीं कहा था, उन्होंने हजारों बार दोहराया था, जब तक कि उनका दिमाग और उनकी रियलिटी दोनों ने मान लिया कि वो सच में द ग्रेटेस्ट हैं। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में लाउड बोलना, मैं कंट्रोल में हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं हैंडल कर सकता हूं, ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है, ये आपकी नई रियलिटी की सीड है। और नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑल अचीवमेंट्स, ऑल अर्न्ड रिचेज हैव देयर बिगिनिंग इन एन आइडिया। और आइडिया को रियलिटी बनाने का पहला स्टेप है उसे बार बार अपने सबकॉन्शियस में प्लांट करना। ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपने दिमाग को वो वर्जन सुनाना जो आप बनना चाहते हो, और जब आपका सबकॉन्शियस बार बार वही सुनता है तो इवेंचुअली वो आपकी रियलिटी बन जाता है। स्ट्रेस के अगेंस्ट ये सबसे पावरफुल शील्ड है। चैप्टर 3, मास्टरमाइंड इफेक्ट। अकेले मत लड़ो। स्ट्रेस की सबसे खतरनाक बात यही है कि ये इंसान को आइसोलेट कर देता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो नेचुरली आपका माइंड आपको कहता है, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा, सब मेरे अगेंस्ट हैं, मुझे अकेले ही इससे लड़ना होगा। और यहीं से समस्या और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस तब और डेंजरस बन जाता है जब इंसान अकेला महसूस करता है। अकेलापन सिर्फ इमोशनल पेन नहीं देता, ये स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देता है। स्टडीज साफ दिखाती हैं कि लोनलीनेस डायरेक्टली स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिजोल को बढ़ा देती है, और यही क्रॉनिक स्ट्रेस फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। हाई ब्लड प्रेशर, वीक इम्यून सिस्टम और यहां तक कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का कारण बनता है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने अपनी फिलॉसफी में मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मास्टरमाइंड का सिंपल मतलब है ऐसे लोग जिनके साथ मिलकर आप अपने आइडियाज, अपने स्ट्रगल्स और अपनी एनर्जी शेयर करते हो। ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, ये एक इंटेंशनल अलायंस है, एक ऐसा सर्कल जो आपको लिफ्ट करता है जब आप नीचे गिरने लगते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी बड़ा काम अकेले पॉसिबल नहीं होता। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट या टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन जब स्ट्रेस अटैक करता है तो आपका दिमाग टनल विजन में चला जाता है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, सॉल्यूशंस नहीं। ऐसे मोमेंट में मास्टरमाइंड ग्रुप आपका विजन एक्सपैंड करता है। वो आपको वो पर्सपेक्टिव दिखाता है जो आप खुद नहीं देख पा रहे। एग्जाम्पल के तौर पर राइट ब्रदर्स को ही देख लीजिए। जब उन्होंने एयरप्लेन बनाने का सपना देखा तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लोग बोले, मैन वॉज नेवर मेंट टू फ्लाई। सोसाइटी ने उन्हें क्रेजी कहा। इमेजिन कीजिए अगर राइट ब्रदर्स अकेले होते तो क्या वो इतने रिजेक्शंस और फेलियर्स के बाद टिक पाते? प्रॉबेबली नहीं, लेकिन क्योंकि वो दोनों साथ थे, उन्होंने एक दूसरे को लगातार अपलिफ्ट किया। जब एक भाई हार मानने लगता, दूसरा मोटिवेट करता, और इसी सिनर्जी ने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल माना जाता था। यही है मास्टरमाइंड इफेक्ट। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि जिन लोगों का स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम होता है उनका स्ट्रेस लेवल 50% तक कम हो जाता है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल कंफर्ट नहीं है, ये बायोलॉजिकल रियलिटी है। जब आप किसी सपोर्टिव ग्रुप का हिस्सा होते हो तो आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो नेचुरली स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को रिड्यूस करता है। यानी सिर्फ इमोशनली सपोर्टेड महसूस करना ही आपके बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस लाता है जो स्ट्रेस को साइंटिफिकली कम कर देता है। अब सोचिए कितनी बार आपने खुद को स्ट्रेस में डूबा हुआ पाया है और उसी वक्त किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात की है जिसने आपको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया। शायद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होगी, लेकिन अचानक आपको हल्का महसूस हुआ होगा, आपकी एनर्जी वापस आई होगी। यही है मास्टरमाइंड ग्रुप का असली जादू। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग स्ट्रेस के समय गलत कंपनी में फंस जाते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर आपके आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग हैं तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई होगा,
लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, सॉल्यूशन सोचते हैं और आपको रिमाइंड करते हैं कि आप स्ट्रांग हो, तो स्ट्रेस का असर आधा रह जाएगा। लाइफस्टाइल टिप यही है, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको अपलिफ्ट करें, ना कि क्रिटिसाइज। ये आसान नहीं होता क्योंकि बहुत बार नेगेटिविटी आपके सबसे करीब के लोगों से आती है, लेकिन आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि किसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है और किससे दूरी बनानी है। मास्टरमाइंड ग्रुप इंटेंशनली बनाओ, चाहे वो 2 दोस्त हों, एक मेंटोर हो या ऑनलाइन कम्युनिटी। पॉइंट ये है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपका सेफ्टी नेट बने। इमेजिन करो, आप एक टाइट रोप वॉकर हो जो ऊंचाई पर रस्सी पर चल रहा है। बिना सेफ्टी नेट हर कदम खतरनाक है। स्ट्रेस वैसा ही है, आपको लगता है कि एक गलती और सब खत्म, लेकिन अगर नीचे सेफ्टी नेट है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आप रिस्क ले सकते हो, आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। मास्टरमाइंड ग्रुप वही सेफ्टी नेट है। वो आपकी गिरावट को रोकते हैं, आपको वापस उठाते हैं। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में मास्टरमाइंड प्रिंसिपल बार बार रिपीट होता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम होता है। एंड्रू कार्नेगी, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्टील एम्पायर बनाई, ओपनली कहते थे कि उनका सीक्रेट वेपन था उनका मास्टरमाइंड अलायंस। एडवाइजर्स, फ्रेंड्स और पार्टनर्स जिनके साथ उन्होंने स्ट्रैटेजीज और आइडियाज डिस्कस किए। स्ट्रेसफुल बिजनेस फेलियर्स के बीच भी यही मास्टरमाइंड उन्हें स्ट्रांग रखता था। तो स्ट्रेस को अकेले मत झेलो, इसे शेयर करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। इसका मतलब है कि कॉन्शियसली चुनो कि किसे अपने इनर सर्कल में जगह देनी है। ये लोग वो होने चाहिए जो आपको लिफ्ट करें, न कि ड्रैग करें, जो आपके अंदर फेथ जगाए, न कि डाउट। आज की प्रैक्टिकल लाइफ में मास्टरमाइंड बनाने के लिए आप छोटे स्टेप्स ले सकते हो। एक ऐसे दोस्त को कॉल करो जो जेन्युइनली पॉजिटिव है और उसे अपनी स्ट्रगल्स शेयर करो। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो जहां लोग ग्रोथ माइंडसेट के साथ सपोर्ट करते हैं। मेंटोर ढूंढो जो आपके चैलेंजेस को समझे और गाइड करे। स्ट्रेस तब तक हैवी लगेगा जब तक आप अकेले उठाओगे, लेकिन जैसे ही आप उसे किसी भरोसेमंद सर्कल के साथ शेयर करते हो, उसका वेट आधा हो जाता है और यही हाफ वेट आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, No two minds ever come together without thereby creating a third, invisible, intangible force, which may be likened to a third mind. यानी जब 2 लोग अपने आइडियाज और एनर्जी मिलाते हैं तो एक तीसरी इनविजिबल ताकत पैदा होती है, और यही ताकत स्ट्रेस को पावर में बदल देती है। तो याद रखो, स्ट्रेस अकेले लड़ने का खेल नहीं है। ये टीम वर्क का चैप्टर 4, फेथ विजुअलाइजेशन। केओस में भी पॉजिटिव पिक्चर देखो। स्ट्रेस की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो हमारे दिमाग को लगातार वर्स्ट केस सिनारियो दिखाता है। जब भी हम किसी मुश्किल में फंसते हैं, हमारा ब्रेन इंस्टेंटली नेगेटिव इमेजेस बनाना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो माइंड ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सीन्स दिखाता है। इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर रहा है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, करियर खत्म हो रहा है। अगर एग्जाम है तो दिमाग आपको फेल होते हुए दिखाएगा, फैमिली डिसअपॉइंटमेंट का सीन क्रिएट करेगा। यही है स्ट्रेस का सबसे डेंजरस इल्यूजन। ये आपको बार बार फेलियर की पिक्चर दिखाता है और धीरे धीरे आप उस पिक्चर को बिलीव करने लगते हो। प्रॉब्लम यह है कि सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनरी में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार नेगेटिव विजुअलाइज करते हो तो आपका माइंड उसे रियलिटी समझकर उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। रिजल्ट, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आपके डिसीजंस वीक हो जाते हैं और आप सच में उसी पाथ पर चल पड़ते हो जिसकी आपको डर थी। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने फेथ और विजुअलाइजेशन को स्ट्रेस से लड़ने का सबसे पावरफुल वेपन बताया। फेथ का मतलब है अंधेरे में भी ये विश्वास रखना कि लाइट मौजूद है, और विजुअलाइजेशन का मतलब है उस लाइट की मेंटल पिक्चर बार बार अपने दिमाग में क्रिएट करना। स्ट्रेस आपको अंधेरा दिखाता है, लेकिन फेथ और विजुअलाइजेशन आपके माइंड को बेस्ट केस सिनारियो देखने के लिए ट्रेन करते हैं। ये आपको वो मेंटल इमेजेस देते हैं जो आपके सबकॉन्शियस को एम्पावर करते हैं, वीकन नहीं। सोचिए जिम कैरी का एग्जाम्पल। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, काम नहीं था और रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिल रहा था। उस केओस में उनका दिमाग आसानी से वर्स्ट केस पिक्चर्स बना सकता था, होमलेसनेस, फेलियर, डिप्रेशन। लेकिन जिम कैरी ने फेथ और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया।
उन्होंने खुद को बार बार इमेजिन किया कि वो सक्सेसफुल एक्टर हैं। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और उसे अपनी वॉलेट में रखा। हर दिन वो उसे देखते और इमेजिन करते कि ये सच है। सालों बाद वो चेक रियलिटी बन गया। उन्होंने एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट कमाया। अब सोचिए, अगर उन्होंने उस केओस में नेगेटिव इमेजेस विजुअलाइज किए होते तो क्या उनकी जर्नी अलग होती? डेफिनेटली। यही प्रूफ है विजुअलाइजेशन का। साइकोलॉजी भी इसे सपोर्ट करती है। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि जब आप कुछ विविडली इमेजिन करते हो तो ब्रेन के वही न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअल एक्सपीरियंस में एक्टिवेट होते हैं। यानी अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन देते हुए इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेन उसी तरह रिहर्स करता है जैसे आप सच में स्टेज पर खड़े हों। रिजल्ट ये होता है कि जब रियल सिचुएशन आती है तो आपका माइंड और बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में यही प्रैक्टिस आपके लिए शील्ड बनती है। फेथ और विजुअलाइजेशन का स्ट्रेस पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि ये माइंड को वर्स्ट केस से शिफ्ट करके बेस्ट केस पर ले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रेस आपको दिखाएगा बिल्स अनपेड हैं, बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली फेथ रखो और विजुअलाइज करो कि मैं इस क्राइसिस से बाहर निकल रहा हूं, मैं नए इनकम सोर्सेज क्रिएट कर रहा हूं, मेरी लाइफ सिक्योर और अबंडेंट है, तो आपका सबकॉन्शियस उसी पर काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस उस विजन की तरफ अलाइन होने लगते हैं। फेथ आपको होपलेसनेस से प्रोटेक्ट करता है और विजुअलाइजेशन आपके माइंड को रोड मैप देता है। लाइफस्टाइल टिप के तौर पर आप रोज सिर्फ 5 मिनट ये प्रैक्टिस करो। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि करंट स्ट्रेस खत्म हो चुका है। पिक्चर बनाओ कि आपकी लाइफ कैसी दिख रही है जब यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन करो कि आप पीसफुल हो, सक्सेसफुल हो, स्ट्रांग हो। जितना डिटेल्ड विजुअलाइजेशन होगा उतना पावरफुल असर होगा। अपनी सेंसेस यूज करो, उस सिचुएशन को देखो, सुनो, महसूस करो। आपका सबकॉन्शियस उसी पिक्चर को अब्सॉर्ब करेगा और स्ट्रेस की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नेपोलियन हिल कहते थे, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। फेथ इज द बेसिस ऑफ ऑल मिरेकल्स एंड ऑल मिस्ट्रीज। इसका मतलब यह हुआ कि हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत फेथ से होती है। और फेथ सिर्फ वर्ड से नहीं आता, फेथ बार बार विजुअलाइज करने से स्ट्रांग होता है। जब आप खुद को बार बार पॉजिटिव सिनारियो में देखते हो तो आपके भीतर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि यह पॉसिबल है, और यही कॉन्फिडेंस स्ट्रेस को पावरलेस कर देता है। एग्जाम्पल लीजिए, एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस उसे बार बार फेल होने का डर दिखाता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट रोज इमेजिन करे कि वो एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली बैठा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और हाई ग्रेड्स के साथ रिजल्ट लेकर घर जा रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस पिक्चर को प्रैक्टिस करेगा। रिजल्ट, एक्चुअल एग्जाम में वो काल्म और फोकस्ड रहेगा। साइंस में इसे मेंटल रिहर्सल कहते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसका बहुत यूज होता है। माइकल फेल्प्स, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्विमर, हर रेस से पहले खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करते थे। उन्होंने हर पॉसिबल सिनारियो, हर स्ट्रोक, हर मूवमेंट को पहले ही अपने दिमाग में बार बार खेला। रिजल्ट, जब रियल रेस आई तो उनका दिमाग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। स्ट्रेस ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। यही टेक्निक हर इंसान अपनी जिंदगी में यूज कर सकता है। स्ट्रेस हमेशा केओस लाता है। फेथ और विजुअलाइजेशन उस केओस में ऑर्डर लाते हैं। स्ट्रेस आपको प्रॉब्लम दिखाता है, फेथ सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी दिखाता है। स्ट्रेस आपको डर दिखाता है, विजुअलाइजेशन आपको ड्रीम दिखाता है। और जब माइंड ड्रीम देखने लगता है तो स्ट्रेस अपनी पावर खो देता है। तो याद रखो, स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में फेथ खोना सबसे आसान है, लेकिन फेथ पकड़कर रखना ही आपको जीताता है। और फेथ को मजबूत करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट की ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करेगी, आपकी एनर्जी शिफ्ट करेगी और स्ट्रेस को कमजोर बना देगी। नेपोलियन हिल ने सही कहा था, व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। और कंसीव करने का सबसे पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। स्ट्रेस आपको क्या खो सकते हो दिखाता है, विजुअलाइजेशन आपको क्या पा सकते हो दिखाता है। और यही फर्क तय करता है कि आप स्ट्रेस के नीचे दबोगे या उससे ऊपर उठोगे। चैप्टर 5, एक्शन इज मेडिसिन। स्ट्रेस की सबसे खतरनाक ताकत यही है कि ये इंसान को पैरालिसिस की स्थिति में पहुंचा देता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो दिमाग ओवरथिंकिंग की लूप में फंस जाता है। बार बार वही नेगेटिव थॉट्स रिपीट होते हैं।
अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग जज कर देंगे तो? अगर सब बर्बाद हो गया तो? और जितना आप सोचते हो उतना ही आपका डर बढ़ता जाता है। यही कारण है कि स्ट्रेस तब सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब आप कुछ नहीं करते। इनएक्शन स्ट्रेस का फेवरेट प्लेग्राउंड है। नेपोलियन हिल ने कहा था, फियर को एक्शन से ही मारा जा सकता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि आप डर को सोचकर नहीं हरा सकते, आप डर को सिर्फ करके हरा सकते हो। इमेजिन करो, एग्जाम का स्ट्रेस है। आप घंटों सोचते हो कि इतना सिलेबस बाकी है, मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ये सोचते सोचते एंग्जाइटी बढ़ेगी, नींद खराब होगी और कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन उसी सिचुएशन में अगर आप इमीडिएट एक्शन लो, एक चैप्टर खोलकर रिवाइज करना शुरू करो, तो स्ट्रेस की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। एक्शन आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। और यही सेंस ऑफ कंट्रोल स्ट्रेस को वीकन करता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च भी इसे कंफर्म करती है। स्टडीज दिखाती हैं कि जब आप छोटे एक्शन स्टेप्स लेते हो तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंस्टेंटली मोटिवेशन बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को कम करता है। यानी एक्शन लिटरली आपकी ब्रेन केमिस्ट्री बदल देता है। यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, मोशन क्रिएट्स इमोशन। अगर आप नेगेटिव लूप में फंस गए हो तो सिर्फ सोचते रहने से आप और डीप फंसते जाओगे। लेकिन जैसे ही आप मूव करते हो, कोई छोटा स्टेप उठाते हो, आपका इमोशनल स्टेट शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा है। उसका दिमाग बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो विजुलाइज करता है। बिल्स अनपेड हैं, लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूचर डार्क है। अगर वो बस सोचता रहे तो उसकी हालत और खराब होगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति छोटे छोटे स्टेप्स ले, एक्सपेंसेस लिस्ट बनाना, अननेसेसरी खर्च कट करना, साइड इनकम सोर्स एक्सप्लोर करना, तो उसका फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर जाएगा। एक्शन स्ट्रेस को किल करता है क्योंकि ये माइंड को सॉल्यूशन मोड में शिफ्ट कर देता है। लाइफस्टाइल टिप यही है, जब भी स्ट्रेस अटैक करे तुरंत कोई छोटा एक्शन लो। ये एक्शन कोई बड़ा स्टेप नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर टेंशन ज्यादा है तो तुरंत वॉक पर निकल जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट्स फोकस्ड वर्क, फिर 5 मिनट्स ब्रेक। ये छोटे स्टेप्स सिग्नल देते हैं कि आप स्टक नहीं हो, आप कंट्रोल में हो।